तो चलिए दोस्तों 21वें प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। 20 प्रश्न हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और आज हम 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यंग प्रत्यास्था गुणांक का हमसे एसआई मात्रक पूछा गया है। इनमें से आपको बताना है यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसके बारे में आपको कुछ डिटेल्स देखना जरूरी है। दोस्तों इसके लिए हमको हुक का नियम जानना जरूरी है। हुक का नियम क्या कहता है? हुक का नियम कहता है प्रत्यास्था की सीमा के अंदर किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस पे उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। मतलब प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति, इन दोनों का जो अनुपात एक नेतांक होता है, यह हमें हुक का नियम बताता है। इस चिन्ह को हटाना है तो आप क्या करोगे? प्रतिबल बटे विकृति बराबर एक नियतांक, और उसी नियतांक को हम कहते हैं प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, अब हम जानते हैं प्रत्यास्था की सीमा क्या होती है। तो देखिए, एक रबड़ लेते हैं हम, इस पर हम फोर्स लगाते हैं और इसकी लंबाई में हम इतनी वृद्धि कर देते हैं। यदि हमने बल को हटा लिया तो ये पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। ये गुण कहलाता है इसका प्रत्यास्था। और प्रत्यास्था की सीमा हम किसको कहेंगे? उस अधिकतम सीमा को जिसके बाद यदि हमने फोर्स लगाया तो ये अपनी जो वास्तविक अवस्था है इस पर यदि पुनः वापस नहीं आती है तो वो कहला जाएगी प्रत्यास्था की सीमा। ठीक है, प्रत्यास्था की सीमा देखने के बाद हम देखेंगे प्रतिबल क्या होता है। तो इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाता है वो कहलाता हमारा प्रतिबल। और विकृति, बल लगाने से उसमें जो विकृति उत्पन्न हो रही है उसकी लंबाई बढ़ जाए, आयतन चेंज हो जाए या फिर आकार बदल जाए, वो कहलाती है विकृति। अब तीन चीजें बदल सकती हैं, लंबाई, आकार, आयतन। ठीक है, ये तीन चीज चेंज हो सकती है। यदि वस्तु की लंबाई चेंज होती है तब हम उसको कहते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक। अब इसका क्या सूत्र होता है देख लीजिए, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति बराबर एक नेतांक होगा जिसको हम कहते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक। अब प्रतिबल के बारे में हमने क्या जाना था? बल बटे क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल पर। अब जैसे कि एक वस्तु लिया आपने और यहाँ पे एक फोर्स लगाया है आपने, तो इसका जो इकाई क्षेत्रफल ये हो जाएगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल रहेगा वही इसका इकाई क्षेत्रफल माना जाएगा। तो प्रतिबल का हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वृत्त का, पाई आर का वर्ग। और अनुदैर्ध्य विकृति, अब अनुदैर्ध्य विकृति जो हो रही है उसकी लंबाई का हो रही है, तो वास्तविक लंबाई L बटे उसकी बढ़ी हुई लंबाई L, इसका अनुपात हमारा कहला जाएगा विकृति। अब इसको सॉल्व करते हैं, F ऊपर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, गुणित L और जो छोटा L है ऊपर चला जाएगा। अब देखिए L से L काट देते हैं, पाई को अलग रखते हैं, तो इसका जो मात्रक है बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और R एक प्रकार से दूरी है तो दूरी का मात्रक होता है मीटर का स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर का स्क्वायर। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? समान विमीय सूत्र नहीं है मतलब अलग अलग है, उन राशियों की हमें पहचान करना है। तो इसके लिए हम सभी राशियों का विमीय सूत्र निकालेंगे, इसके बाद ही हमें पता चल पाएगा किसका एक सा विमीय सूत्र है और किसका अलग अलग है। दोस्तों सभी के हम विमीय सूत्र निकाल लेते हैं, इसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो बल और भार भी एक प्रकार का बल है, इसलिए हमने दोनों को सेम मान लिया है। अब बल का सूत्र क्या होता है? बल बराबर होता है
द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, गुणित त्वरण। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, और वेग बराबर क्या? वेग में परिवर्तन की दर यहाँ पे लिख लेते हैं वेग बटे समय। अब द्रव्यमान गुणित वेग, वेग का क्या सूत्र होता है? वेग का सूत्र होता है दूरी बटे समय। अब एक t तो यहाँ ऑलरेडी से है और एक हो गया दूरी बटे समय, तो इसका भी मेन सूत्र क्या हो जाएगा? ml बटे टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा बल का विमीय सूत्र। अब दाब क्या होता है? दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का विमीय सूत्र हमारा निकल चुका है, ml टी स्क्वायर इंटू क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब l इंटू एल। एक एल से एक एल कट जाएगा, m ऊपर टी स्क्वायर नीचे इंटू एल। ये हो गया हमारा दाब का विमीय सूत्र। अब हम देखते हैं आवेग। आवेग किसे कहते हैं? जब कोई बल थोड़े से समय के लिए लगाया जाए उसको हम कहते हैं आवेग। मतलब बल है वो थोड़े से समय के लिए लगाया गया है, बल गुणित समय। बल का विमीय सूत्र ml अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी। अब देखिए एक टी से एक टी अपना कट जाएगा तो क्या बचेगा? ml अपॉन टी। ये हो गया हमारा आवेग का विमीय सूत्र। अब देखते हैं संवेग का। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान को हम m से दर्शाएंगे और वेग, वेग मतलब दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। इसका विमीय सूत्र आपका ये निकल गया। अब हम बात करते हैं ऊर्जा की। ऊर्जा का हम गतिज ऊर्जा मान लेते हैं, जैसे कि 1/2 mv का वर्ग, ये गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। विमीय सूत्र निकालते समय क्या इसको ध्यान नहीं करते अपन, तो m इंटू v का वर्ग, v का वर्ग मतलब l बटे t, दूरी बटे समय का वर्ग, बराबर m l स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ये हो जाएगा ना, l का वर्ग बटे t का वर्ग। अब हम बात करते हैं कार्य की। कार्य का क्या सूत्र होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन। विस्थापन मतलब कोई दूरी हो सकती, तो दूरी को आप क्या करेंगे? l से दर्शाएंगे। अब बल का विमीय सूत्र हमें वहां पे पता है, ml अपॉन टी स्क्वायर इंटू एल बराबर हो जाएगा m l का वर्ग t का वर्ग। तो अब हमारे पास यहाँ सभी राशियों के विमीय सूत्र मौजूद हैं। अब आप आसानी से तुलना कर सकते हैं कि किसका विमीय सूत्र एक सा है और किसका विमीय सूत्र अलग है। तो देखिए, बल और भार। बल और भार, चूँकि भार भी एक प्रकार का बल होता है, इसलिए दोनों का जो विमीय सूत्र होता है एक सा रहेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा दिया था, पहला ऑप्शन पूछा था बल और दाब को। तो बल है ml अपॉन टी स्क्वायर है, और यदि हम दाब की बात करें ml टी स्क्वायर अपॉन l, इसमें l ऊपर है बल में और दाब में l नीचे है, इसलिए ये दोनों का विमीय सूत्र एक सा नहीं है। सेकंड ऑप्शन हमारा दिया है कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा दोनों का विमीय सूत्र आप देख लीजिए, दोनों का ml स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर सेम टू सेम है। अब इसके बाद हमारा ऑप्शन दिया गया था आवेग एवं संवेग। तो दोनों का विमीय सूत्र हम निकाल चुके हैं, ml अपॉन टी दोनों का सेम है। और लास्ट में ऑप्शन दिया था हमारा भार एवं बल का। तो हम देख रहे हैं बल, भार एवं बल का तो सेम रहता है, केवल बल एवं दाब का जो विमीय सूत्र है वो अलग अलग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर का, बल और दाब का विमीय सूत्र अलग अलग होता है।
23वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो खगोलीय इकाई का संबंध किससे रहता है? खगोलीय इकाई का संबंध है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसको खगोलीय इकाई कहा जाता है। अब 24वां प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? अब आपको बताना है किस राशि की विमा नहीं होती। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए, आप 3 ऑप्शन को छोड़ दीजिए, गैस नियतांक, श्यानता गुणांक, प्लांक नियतांक। आप खाली विकृति को देखिए, यहीं से आप इसका आंसर दे सकते हैं। विकृति का क्या सूत्र होता है? विकृति का सूत्र होता है किसी भी वस्तु की वास्तविक लंबाई अपॉन उसकी बढ़ी हुई लंबाई। ये विकृति का सूत्र होता है। अब जब हम इसका विमीय सूत्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यही तो पूछा गया है ना कि किसकी विमा नहीं होती। अब इसकी तो कोई विमा ही नहीं रही क्योंकि दोनों राशियां कट गई हमारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अब देखते हैं 25वें नंबर का क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? मतलब यहाँ पर हमें अदिश राशि बताना है। तो देख रहे हैं, संवेग, वेग, कोणीय वेग, सब में वेग वेग लगा है। ये सभी जो है सदिश राशियाँ हैं और केवल जो द्रव्यमान है यहाँ पर अदिश राशि है। लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये जो 3 मूल मात्रक होते हैं ये अदिश राशियाँ हैं। 26वां प्रश्न क्या पूछा गया है? अदिश राशि हमको बताना है। ठीक है, बल, आघूर्ण, संवेग, ऊर्जा। तो ऊर्जा एक अदिश राशि है क्योंकि ऊर्जा में हमें दिशा बताने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी बल, आघूर्ण और संवेग जो है सदिश राशि है। 27वां प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि हमको बताना है। तो कार्य, ऊर्जा, दाब, संवेग। तो इसमें से संवेग सदिश राशि है, बाकी तीनों राशियां अदिश हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इसका मतलब आपको अदिश राशि की यहाँ पर पहचान करना है। विस्थापन, वेग, बल और आयतन। आप देख रहे हैं विस्थापन एक निश्चित दिशा में होता है, वेग भी एक निश्चित दिशा में, और बल भी। जब बल आप लगाते हो तो किसी न किसी डायरेक्शन में तो आप बल लगाते हो ना, तो विस्थापन उत्पन्न होता है। इसी प्रकार हम तीनों में देख रहे हैं कि दिशा इम्पोर्टेंट है। लेकिन आयतन की यदि हम बात करें तो आयतन में हमें दिशा दर्शाने की जरूरत नहीं होती है किसी भी वस्तु के आयतन को जब हम बताते हैं तो। अब 29वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से सदिश राशि, सदिश राशि की हमको पहचान करना है। वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। लंबाई, समय और द्रव्यमान ये जो तीनों हैं ये अदिश राशियां हैं और जो वेग है वह हमारी सदिश राशि है। इसके बाद 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? व्युत्पन्न परिणाम नहीं मतलब ये है आपसे मूल मात्रक पूछा गया है। तो मूल मात्रक कौन से हैं? मूल मात्रक हमारे होते हैं समय, द्रव्यमान और लंबाई। ये 3 हमारे मूल मात्रक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा द्रव्यमान। अब पूछा गया है 31वें नंबर में, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र आपको बताना है। तो त्वरण ज्ञात करने, त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। दर जब भी बोलेंगे तो समय हमारा नीचे रहेगा। और वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन मतलब कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अब 32वां प्रश्न हमसे पूछ रहा है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग होता है बटे वेग।
अब वेग से तो वेग हमारा कट जाएगा, बच जाएगा द्रव्यमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा द्रव्यमान। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, प्लांक के अचर में किसका रैखिक आयाम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर का, कोणीय गति इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 34वां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कैसा रहेगा? कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसके लिए आपको आवर्तकाल के बारे में जानकारी होना चाहिए। दोस्तों, आवर्तकाल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से कई सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाएंगे। आवर्तकाल का सूत्र होता है T बराबर 2 पाई कड़ी में L/G। G क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण है। और L क्या है? जो हमारी रस्सी है या डोरी है या फिर लोलक की लेंथ है, वो L कहलाती। आवर्तकाल हम किसे कहेंगे? एक दोलन में जो लगा टाइम है वो हमारा आवर्तकाल कहलाता। अब देखिए, पहली कंडीशन पूछी गई है, यदि लड़की झूलते झूलते अचानक खड़ी हो जाती है, ठीक है, लड़की अचानक झूलते झूलते खड़ी हो जाती है, अभी मान के चलिए यहाँ पे है। अब यदि वो खड़ी हो गई, अभी यहाँ है, मतलब उसका गुरुत्व केंद्र यहाँ पर, यदि वो खड़ी हो जाती है तो उसका जो गुरुत्व केंद्र है ऊपर उठ जाएगा। ठीक, गुरुत्व केंद्र मतलब जो सेंटर पॉइंट होता है किसी भी वस्तु का, एक प्रकार से माना जाए तो उसका जो सेंटर पॉइंट है थोड़ा ऊपर उठ गया। अब दो चीज देखना आपको, लंबाई देखते हैं और गुरुत्वीय त्वरण देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण तो गुरुत्वीय केंद्र यहाँ पर है। अब यदि ये ऊपर उड़ गया तो ये जो आप लंबाई देख रहे हैं, इस लंबाई से इसकी कंपैरिजन करिए, कम हो गई ना। तो जब ये लंबाई कम हो गई उसकी, तो टी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो सेम प्रोपोर्शन में है, समानुपाती में है। ठीक है, यदि लंबाई हमारी कम होती है तो टी का मान भी जो है कम हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि इसके साथ में एक लड़की बैठ जाए, लड़की बैठ जाए मतलब झूले में उसका वजन ज्यादा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर m कहीं पर भी नहीं है, m कहीं भी नहीं है, इसका मतलब जो है t हमारा अपरिवर्तित रहेगा, t हमारा सेम रहेगा, आवर्तकाल में कोई बदलाव नहीं आएगा। तीसरी कंडीशन आप देखते हैं, पृथ्वी के आप यदि ऊपर जाएं या पृथ्वी के आप नीचे जाएं, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, हमारा गुरुत्वीय त्वरण कम होने लगता है। जब गुरुत्वीय त्वरण कम होगा तो टी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जी यदि हमारा कम होगा तो टी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये है हमारी पृथ्वी के अंदर की कंडीशन। अब यदि हम चांद पे बात करें, चंद्रमा पे यदि हम बात करें, तो चंद्रमा पर भी जो गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है पृथ्वी की अपेक्षा, 1/6 होता है। जब यहाँ पर जी का मान कम हो गया है तो वहां पर भी जो है लोलक घड़ी का जो आवर्तकाल है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जी क्या है? कम हो रहा है, तो यहाँ पर भी जो है टी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन आती है उपग्रह को लेकर। अब उपग्रह पर चूंकि जी का मान जो है 0 होता है, ठीक है, यदि यहाँ पे आप जी का मान 0 रख दोगे तो यहाँ पर जो है जो लोलक घड़ी है काम नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो मान है इंफिनिटी हो जाता है, इसलिए वहां पे जो है लोलक घड़ी काम नहीं करती है। अब चौथी और पांचवी कंडीशन सर्दी के दिनों में, और दूसरा देखेंगे गर्मी के दिनों में। सर्दी के दिनों में क्या होता है, ये जो लंबाई है ना, ये इसकी कम हो जाती है। जब लंबाई कम हो जाएगी तो टी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब घड़ी जल्दी जल्दी चलने लगी, आवर्तकाल कम हो जाएगा। गर्मी के दिनों में क्या होता है, ये जो लंबाई होती है ये बढ़ जाती है, लंबाई के बढ़ने से टी का मान भी बढ़ जाता है, मतलब
आवर्तकाल बढ़ जाता है, इसलिए घड़ी जो है सुस्त हो जाती है। तो ये तो थे हमारे आवर्तकाल से रिलेटेड सभी चीजें। अब 35वां नंबर का आप क्वेश्चन देखिए। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, किसी भी वस्तु का वेग है, कोई भी वस्तु यदि ये घूम रही है, इसके ऊपर कम द्रव्यमान रखा है, मतलब एक लड़का बैठा हुआ, यदि इसी के बगल में एक और लड़का आकर बैठ जाएगा तो इसका जो द्रव्यमान है बढ़ जाएगा, मतलब प्लेट या गोल मेज जो है ज़्यादा लोड लेने लगेगी। ज़्यादा लोड लेने लगेगी तो उसका कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका कोणीय वेग कम हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं 36। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को हम दोगुना कर दें तो उसका या फिर उसकी त्वरण दोगुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, या फिर भार दोगुना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसके लिए हमें गतिज ऊर्जा के सूत्र की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv का वर्ग होता है। यहाँ पर यदि हम वेग को दोगुना कर दें, ठीक है, 1/2 m 2v का वर्ग हो गया, दोगुना कर दिए। अब 1/2 m 2 का वर्ग हो गया 4 और v का वर्ग ये हो गया। अब इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4 बराबर हो गया 2mv का वर्ग। अब इसकी तुलना इससे कर लीजिए। यहाँ पर गतिज ऊर्जा क्या है, आधी दिख रही है, और यहाँ पे क्या हो गई, गतिज ऊर्जा दुगनी हो गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, ये इसका सही आंसर है। अब हम देखते हैं 37वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई पिंड है, उसका द्रव्यमान और भार में अंतर है, क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि द्रव्यमान बदलते रहता है, ए नंबर कहता है, जबकि भार स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थिर है जबकि भार जो है बदलते रहता है। सी कहता है दोनों सही हैं और डी कहता है दोनों गलत है। तो आप देखिए, द्रव्यमान मतलब किसी भी वस्तु का वजन कितना है, उसमें पदार्थ की मात्रा कितनी है, वो तो सेम ही रहेगी, उसको आप कहीं भी लेकर चले जाओ, पृथ्वी के ऊपर चाहे पृथ्वी के नीचे, मतलब पृथ्वी में के अंदर आप जाएं चाहे उसके बाहर जाएं, उसके अंदर का जो मटेरियल है वो उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। लेकिन जो भार होता है, भार मतलब होता है एक प्रकार से पृथ्वी जो वस्तु को जो आकर्षित करती है ना, किसी भी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते तो अपनी ओर उसको खींचती है, तो वह जो भार होता है अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान स्थिर होता है जबकि भार जो है परिवर्तनशील होता है। अब हम बात करते हैं 38वें नंबर क्वेश्चन की। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ये हमसे पूछा गया है न्यूटन का कौन सा नियम है, या फिर क्या है ये गैलीलियो का गति का विषयक नियम है। तो हम जान रहे हैं कोई वस्तु यदि गति की अवस्था में है तो वो गति में ही रहेगी जब तक उस पर आप कोई फोर्स न लगा दो, और यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक आप फोर्स लगा के उस पर विस्थापन नहीं उत्पन्न करते हैं। ये नियम कहलाता है हमारा न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। अब 39वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। अब यहाँ पे सीधा सीधा आपको बल का यदि सूत्र मालूम है तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब यदि इसको ये आपको याद है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। बल
त्वरण के कैसा है, ये बल है और ये त्वरण है, अनुक्रमानुपाती है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखते हैं हम 40वां क्वेश्चन। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल, ठीक है। अब जब एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, आप जब बंदूक को चलाते हैं तो वहां पर कौन कौन से बल लग रहे हैं, यह आप देखिए, एक क्रिया बल और दूसरा प्रतिक्रिया बल। देखिए जब आपने उसका ट्रिगर को दबाया तो गोली आगे की तरफ चली, मतलब एक फोर्स लगा आगे की तरफ, लेकिन उसी के विपरीत दिशा में बंदूक के द्वारा भी हमें एक झटका महसूस हुआ, जो कि हमारे कंधे पर हमको महसूस होता है, कंधे पर हमको एक झटका महसूस होता है। एक बल है हमारी बंदूक पर और दूसरा बल है हमारे कंधे पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ऊपर आप देख चुके हैं, बंदूक का एग्जाम्पल लिया गया था, जितना बल बंदूक में लगता है उतना ही फोर्स बंदूक द्वारा हमारे बॉडी पे विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है। ये न्यूटन का गति विषयक कौन सा नियम है, ये न्यूटन का कहलाता है तीसरा नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, तो ये भी तृतीय नियम के कारण ही संभव है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 43वां क्वेश्चन देखते हैं। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ये कथन किसका है, ये न्यूटन का गति का पहला नियम है, तो ये कथन है न्यूटन का। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से, तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो कहता है कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहती है, कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी है जब तक आप इस पर कोई बल नहीं लगाते। तो यहाँ से हमको बल की परिभाषा मिलती है कि बल यदि किसी वस्तु पर हम लगाएंगे तो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाती, या फिर कहना चाहिए उसका वेग परिवर्तन हो जाता है। 45वां क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो इसको हम कहते हैं जड़त्व की स्थिति, मतलब वस्तु जैसी है वैसी ही अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करती है, चाहे गति में हो चाहे स्थिर अवस्था में हो। 46वां क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो न्यूटन का जो पहला नियम है जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है, 47वां क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, काफ़ी कन्फ्यूजन वाला रहता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से। देखिए घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, तो घोड़े अपने पैरों से पृथ्वी पर एक बल आरोपित करता है, इसी के कारण जो है वो आगे बढ़ पाता है, इसका सही आंसर है। और जैसे यदि हम डी को देखें, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल नहीं, पृथ्वी तो जैसी है वैसी ही है, पृथ्वी तो जैसी की वैसी ही है, खाली उस पर गति कौन कर रहा है, घोड़ा कर रहा है, इसलिए घोड़े के पैरों द्वारा पृथ्वी पर बल आरोपित किया जाता है। अब हम देखते हैं 48वां क्वेश्चन, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा हम समझा सकते हैं, इसको हम
समझा सकते हैं किस नियम के द्वारा? न्यूटन का जो जड़त्व वाला नियम है वो हमारा कहलाता प्रथम नियम, तो इसका आंसर है पहला नियम। क्योंकि जब आप बस में बैठे हैं तो आप जड़त्व की स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही उस पर ब्रेक लगता है तो हम एक बल को महसूस करते हैं। उस बल को महसूस करने के कारण जो है आगे की दिशा में झुक जाते हैं या फिर गिरते हैं। तो ये है जड़त्व पर आधारित बात, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। अब रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम। क्योंकि जो रॉकेट होता है यहाँ से बहुत फोर्स के साथ में गैस बाहर निकालता है, बहुत फोर्स के साथ गैस बाहर निकालता है। मतलब कि ये नीचे की ओर बल लग रहा है तो इतना ही बल उसको विपरीत दिशा में प्राप्त होता है, इसी के कारण वो क्या है ऊपर आसानी से चला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन का तृतीय नियम, जो कहता है कि यदि आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उतनी ही मात्रा में वो भी आपके ऊपर विपरीत दिशा में बल लगाती है। अब 50वें नंबर का क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। अब हमने देखे थे बस हमारी गतिशील अवस्था में थी, ठीक है, और हम स्थिर थे, तो हम जब उस पर ब्रेक लगाया गया तो हम आगे की ओर झुके। अब लेकिन जो घोड़ा है वो हमारा स्थिर अवस्था में, ठीक है। अब यदि वो एकाएक से चलना आरंभ कर दें तो हम जो है पीछे की ओर झुकते हैं। ये दोनों को आप अच्छे से ध्यान में रखिए, दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है।